वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आज 14 नवंबर 2023 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है। अभी केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने इलेक्ट्रिक वाहन से ग्रिड चार्जिंग को बढ़ावा देने के लिए बैटरी मानकीकरण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक अथॉरिटी का ये प्रस्ताव उन सेवाओं का संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक वाहन स्मार्ट चार्जिंग के माध्यम से विद्युत प्रणाली को प्रदान कर सकते हैं। स्मार्ट चार्जिंग में मुख्य रूप से द्विदिश चार्जिंग अर्थात वाहन से ग्रिड चार्जिंग शामिल होती है। इसे कभी कभी रिवर्स चार्जिंग भी कहा जाता है। वाहन से ग्रिड यानी चार्जिंग के लाभ क्या होते हैं? तो ये विद्युत प्रणाली के परिचालनों में लचीलापन इस लाता है। तो इस प्रणाली में प्रभाव के रूप में प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल माइक्रो ग्रिड कनेक्टेड स्टोरेज यूनिट से बन सकती है। इस तरह इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में विद्युत प्रणाली को अलग अलग प्रकार से सेवाएं प्रदान करने में इसकी क्षमता होती है। पीक सेविंग के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा का बेहतर एकीकरण। तो इसमें विद्युत की अधिकतम मांग को संतुलित करने तथा विद्युत की अधिक मांग के प्रबंधन पर बल दिया जाता है। इसके तहत अपराह्न से पहले यानी लेट मॉर्निंग व अपराह्न के दौरान चार्जिंग करने और सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। पीक सेविंग क्या होती है? तो ये पीक सेविंग ये ऊर्जा उपयोग का प्रबंधन प्रणाली है। इसमें विद्युत ग्रिड से बिजली की अधिकतम मांग की अवधि के दौरान बिजली की खपत को कम करने के लिए विविध उपाय शामिल होते हैं। अन्य कुछ ग्रिड अवसंरचना, तो इसमें इसी अन्य ग्रिड अवसंरचनाओं की विशेषताओं के अनुरूप ये प्रणालियों को स्थापित की जाती हैं इसमें। और इसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं देख लेते हैं। तो ये मुख्य ग्रिड और मोबिलिटी के बीच तालमेल के लिए एक एकीकृत निगरानी प्रणाली स्थापित करनी चाहिए, ऐसी सिफारिश की गई है। चार्जिंग पॉइंट्स पर ऊर्जा भंडारण प्रणाली युक्त पूरक ग्रिड चार्जिंग स्थापित की जानी चाहिए और उन्नत मीटरिंग अवसंरचना प्रतिष्ठानों की स्थापना की सुविधा भी की जानी चाहिए। उक्त व्यवस्था को हाइब्रिड और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण योजना के तहत यानी फेम योजना के तहत नीतिगत उपायों द्वारा समर्थन देने की आवश्यकता है। अब सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक अथॉरिटी के बारे में देख लेते हैं। तो ये सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक अथॉरिटी की स्थापना विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 के तहत की गई थी। ये विद्युत अधिनियम 2003 के तहत सौंपे गए कार्यों को संपन्न करता है। विद्युत अधिनियम 2003 को विद्युत आपूर्ति अधिनियम 1948 की जगह लागू किया गया है। हमारा अगला आर्टिकल है। अभी 5वीं संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत की 2+2 मंत्री परिषदीय वार्ता दिल्ली में संपन्न हुई है। तो उसके बारे में है, अभी देख लेते हैं। ये 10 नवंबर को ही थी। तो इस 2+2 वार्ता में दोनों देशों के बीच और इनके दोनों देशों के रक्षा मंत्री ने हिस्सा लिया। साथ ही यहाँ पर सामरिक सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा की गई। भारत ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड किंगडम, रूस के साथ भी 2+2 वार्ता तंत्र अपनाया हुआ है। तो इस वार्ता में परिणाम क्या निकले मुख्य देख लेते हैं। तो इसमें रक्षा के क्षेत्र में दोनों पक्ष रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग के हिस्से के रूप में इसमें इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट यानी लड़ाकू वाहनों का सह उत्पादन करेंगे। दोनों पक्ष आपूर्ति व्यवस्था की सुरक्षा यानी सिक्योरिटी फॉर सप्लाई अरेंजमेंट सोसा को अंतिम रूप देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सोसा ये आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन को बेहतर करते हुए दोनों देशों की रक्षा प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम को और एकीकृत करेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी साझेदारी। तो विज्ञान क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका भारत महत्वपूर्ण एक उभरती प्रौद्योगिकी इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ICET पहल की समीक्षा की गई है। इसमें ICET का लक्ष्य कंपनियों का शैक्षणिक संस्थानों के बीच एक रणनीतिक तकनीकी साझेदारी को मजबूत और व्यापक बनाना है।
व्यापार के क्षेत्र में तो इसमें इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पर्टी की प्रगति की सराहना की गई है। अब देख लेते हैं IPEF के 4 स्तंभ क्या हैं इसमें व्यापार क्षेत्र में। तो इसमें व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला और स्वच्छ अर्थव्यवस्था और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था। भारत IPEF के 3 स्तंभों में तो शामिल हो गया है, लेकिन व्यापार स्तंभ से अभी बाहर है। ये बहुपक्षीय कूटनीति और कनेक्टिविटी, तो ये दोनों पक्षों ने स्वतंत्र रूप से खुले, समावेशी और लचीले हिंद प्रशांत के महत्व की पुष्टि की है। साथ ही भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा के लाभों को भी दोहराया है। अन्य कुछ समझौते हुए हैं, उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के कैंसर मूनशॉट कार्यक्रम के तहत सहयोग में सुधार का उल्लेखन इसमें किया गया है। भारत अमेरिका के संबंधों पर मुख्य पहलुओं पर थोड़ा नज़र डालते हैं। तो इसमें भारत और अमेरिका का सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य है। मतलब भारत अमेरिका से जो आयात निर्यात होता है उसमें प्लस में रहता है। अमेरिका भारत की रक्षा उपकरणों, हथियारों की आपूर्ति करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। साथ ही इसने भारत के एक प्रमुख रक्षा भागीदार के रूप में मान्यता दी है। दोनों पक्षों ने 2020 को संपन्न बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट यानी बेका जैसे रक्षा सहयोग संधियों पर भी हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में भारत अमेरिका के नेतृत्व वाली खनिज सुरक्षा साझेदारी मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप में शामिल हुआ है। इसका एक महत्वपूर्ण खनिज की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। मतलब इसका उद्देश्य है महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति करना। हमारा अगला आर्टिकल है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अभी व्यापक डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को मंजूरी दी है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। ये नीति केंद्र संचार ब्यूरो यानी CBC की सरकारी योजना और नीतियों के बारे में जागरूकता प्रसार करने के लिए डिजिटल मीडिया स्पेस को लाभ उठाने में सक्षम बनाएगी। तो देख लेते हैं इसके नीति के उद्देश्य क्या हैं। तो ये भारत सरकार को अलग अलग मंत्रालयों और विभागों की सोशल मीडिया तक पहुंच को सुधार करेगा। इसमें ऐसे नीतिगत ढांचे को लागू करेगा जो मंत्रालय और CBC को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने में ये सक्षम बनाए। इसके नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो ये नीति CBC को OTT और वीडियो ऑन डिमांड स्पेस में एजेंसियों व संगठनों की सूची तैयार करने में सक्षम बनाएगी। CBC को डिजिटल ऑडियो प्लेटफॉर्म का पैनल तैयार करने में सक्षम बनाएगी। इससे पॉडकास्ट और डिजिटल ऑडियो प्लेटफॉर्म पर ऑडियंस की बढ़ती संख्या का लाभ उठाते हुए मंत्रालय को अधिक ऑडियंस तक पहुंचने में मदद मिलेगी। प्रतिस्पर्धी बोली, तो इसमें प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी। इसमें विज्ञापन दरों के उचित निर्धारण तथा पारदर्शिता दक्षता सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी। बोली प्रक्रिया के माध्यम से चिन्हित की गई कुछ दरें ये 3 वर्षों तक वैध रहेंगी और सभी पात्र एजेंसियां इस पर ये लागू होगा। ये डिजिटल स्पेस में नए और नवोन्मेषी संचार प्लेटफॉर्म को शामिल करने के लिए CBC को सशक्त बनाएगी। इसके लाभ क्या होंगे। तो ये लक्षित तरीके से नागरिक केंद्रित संदेशों का प्रभावी प्रसारण इससे संभव होगा और जन उन्मुख प्रचारों का प्रसारण कम लागत में किया जा सकेगा। एक विशाल सब्सक्राइबर बेस का लाभ उठाकर अधिक आबादी तक पहुंचा जा सकेगा और मार्च 2023 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत में 880 मिलियन से अधिक लोगों तक इंटरनेट की पहुंच है। मतलब अभी भारत में 880 मिलियन लोग इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। दूरसंचार सेवाओं में 1172 मिलियन से अधिक ग्राहक हैं और दूरसंचार सेवा में 1172 मिलियन से अधिक लोग इसके ग्राहक हैं। जनता तक सरकार की नीतियां एवं कार्यक्रमों संबंधी संदेशों को पहुंचाने में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जा सकेगा। मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से लोक सेवा अभियान संदेशों का प्रसारण भी किया जा सकेगा। अब देख लेते हैं केंद्रीय संचार ब्यूरो, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा केंद्रीय संचार ब्यूरो के। तो ये मीडिया रणनीति
पर सरकार के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है। इसकी उत्पत्ति पूर्ववर्ती विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय तथा गीत और नाटक प्रभाग के एकीकरण द्वारा 2017 में स्थापित किया गया था। इसके मुख्य कार्यों में प्रिंट मीडिया, ऑडियो विजुअल, आउटडोर और डिजिटल मीडिया के माध्यम से संदेशों का प्रसार कर लोगों के सशक्तिकरण की प्रमुख सूत्रधार के रूप में सरकार की छवि को बेहतर बनाना है। ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। हमारा अगला आर्टिकल है, सरकार ने अभी वित्त वर्ष 2024 के लिए पहला सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किया है, उसके बारे में तो देख लेते हैं। ग्रीन बॉन्ड, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड क्या होते हैं? तो ये सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड वास्तव में ऋण लिखित यानी डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इनके माध्यम से जुटाए गए धन का उपयोग पर्यावरण की दृष्टि से संधारणीय परियोजनाओं के वित्त पोषण में करना होता है। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई थी। बाद में वित्त मंत्रालय ने भारत के फाइनल सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क को मंजूरी दी। इस फ्रेमवर्क के मुख्य घटक कुछ हैं, उनको देखते हैं। तो इसमें बॉन्ड का उपयोग बॉन्ड से प्राप्त कुछ आय का उपयोग, तो इसमें ग्रीन बॉन्ड से जुटाए गए धन का उपयोग पात्र 9 श्रेणियों की परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण हेतु किया जाएगा। इन श्रेणियों को स्वच्छ परिवहन भी इसमें शामिल है। परियोजना का इसका मूल्यांकन और चयन प्रक्रिया, तो इसके लिए निम्नलिखित 2 स्तरीय गवर्नेंस प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। इसमें परियोजनाओं के चयन की आरंभिक जिम्मेदारी परियोजनाओं या कार्यक्रम का कार्यान्वयन करने वाले प्रभारी मंत्रालय या विभाग के पास है। हरित वित्त कार्य समिति मंत्रालयों या विभागों के निर्णयों का परीक्षण या पर्यवेक्षण और सत्यापन करती है। प्रबंधन, इसमें बॉन्ड से जुटाए गए धन को भारत की संचित निधि में जमा किया जाता है और इस धन का प्रबंधन केंद्रीय वित्त मंत्रालय का सार्वजनिक ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ करता है। लेखा परीक्षा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग द्वारा इसकी देखरेख की जाती है और यह जारी किया जाता है। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड के लाभ क्या होते हैं? तो ये चूंकि ये बॉन्ड सरकार या सरकारी संस्था द्वारा जारी किए जाते हैं, इसलिए ऋण के इसके डूबने की और डिफ़ॉल्ट करने की मतलब संबंध जोखिम इसमें नहीं होता है। ये 9 तरह के बॉन्ड में परियोजना विशेष से जुड़े कुछ जोखिमें भी इसमें नहीं होता है। दरअसल ये बॉन्ड खरीदने वाले परियोजनाओं को सार्वजनिक वित्त पोषण में मदद करते हैं। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड से कुछ जुड़ी चुनौतियाँ भी हैं। तो इसमें वित्त पोषित परियोजनाओं में ग्रीन वॉशिंग का खतरा बना रहता है। ग्रीन वॉशिंग के तहत परियोजना के पर्यावरण हितैषी होने का दावा किया जाता है, लेकिन वास्तव में भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही होती हैं। निवेश संबंधी नियमों की वजह से कुछ चुनिंदा बड़े निवेशक ही परिपक्वता तक ग्रीन बॉन्ड अपने पास रखते हैं। इससे बॉन्ड बाजार में ऐसे बॉन्ड की लिक्विडिटी कम या खरीदार कम होते हैं और इनमें मूल्य का भी अंतर भी देखा जाता है। हमारा अगला आर्टिकल है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अभी ड्राफ्ट प्रसारण सेवा विनियमन विधेयक 2023 को मसौदा प्रस्तुत किया है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। ये विधेयक कानून बनाने के बाद जो केबल टीवी नेटवर्क होता है उसमें अधिनियम 1995 तथा सूचना और प्रसारण क्षेत्र को विनियमित करने वाले अन्य नीतिगत दिशा निर्देशों का स्थान लेगा। इस मसौदा विधेयक के मुख्य प्रावधान देखते हैं। तो इसमें समेकित कानूनी ढांचा, ये ओवर द टॉप यानी OTT, डायरेक्ट टू होम यानी DTH और इंटरनेट प्रोटोकॉल, टेलीविज़न यानी IPTV, डिजिटल न्यूज और करंट अफेयर्स इत्यादि को कवर करेगा। जो करंट घटनाएं घटित होती है उनको ये कवर करेगा। ये कंटेंट मूल्यांकन समिति की स्थापना, इसमें समितियों में स्व विनियमन को बढ़ावा देंगे। कार्यान्वयन संहिता और विज्ञापन संहिता, तो ये विविध सेवाओं से अलग अलग कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिताओं का प्रस्ताव करता है। साथ ही ये प्रसारकों द्वारा स्ववर्गीकरणीय करने तथा उस पर प्रतिबंधित कंटेंट के लिए एक्सेस कंट्रोल उपाय करने का भी प्रावधान इसमें किए गए हैं। प्रसारण सलाहकार परिषद, ये तो इसमें एक मौजूदा अंतर विभागीय समिति का स्थान लेगी।
उचित दंड। तो ये उपबंधों का उल्लंघन करने वाली जो संस्था अगर इसका कोई उल्लंघन करेगी तो उसकी वित्तीय क्षमता के अनुसार उस पर मौद्रिक दंड का जुर्माना लगाया जाएगा। दिव्यांगजनों के लिए सुगम्यता का उपाय, तो इसके लिए व्यापक सुगम्यता दिशा निर्देश जारी करने वाले प्रावधानों को भी लागू किया जाएगा। अब संरचनाओं का साझा करने व प्लेटफॉर्म सेवाएं, तो ये विधेयक प्रसारण नेटवर्क ऑपरेटर्स के बीच अवसंरचनाओं को साझा करने और प्लेटफॉर्म सेवाएं प्रदान करने का भी प्रावधान करता है। इस विधेयक की आवश्यकता क्यों है? तो इसमें एकीकृत और भविष्य केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाया गया है। यह विधेयक अप्रासंगिक अधिनियमों, नियमों और दिशा निर्देशों को हटाकर प्रसारण क्षेत्र के विनियामक ढांचे को सुधार करेगा। ये दिव्यांगजन जैसे समुदाय के समावेशन को बढ़ावा देगा। ये वन स्टॉप कानून के रूप में व्यवसाय करने की सुगमता को बढ़ावा देगा। हमारा अगला आर्टिकल है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने 2040 तक प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने की ओर अभी एक शीर्षक रिपोर्ट जारी करी है। तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में। यह रिपोर्ट प्लास्टिक प्रदूषण पर अंतर सरकारी वार्ता समिति के तीसरे सत्र के आयोजन से ठीक 2 दिन पहले जारी की गई है। यह रिपोर्ट सरकारों के नीति और निर्माताओं के लिए प्लास्टिक के संपूर्ण जीवन चक्र यानी उत्पादन, उपभोग, अपशिष्ट से निपटने के लिए एक रोड मैप प्रदान किया गया है। इसमें इस रोड मैप में प्लास्टिक के उत्पादन और मांग पर अंकुश लगाने, इसका चक्रीय उपयोग बढ़ाने आदि पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह इसमें दी गई है। सॉरी, अब रिपोर्ट के जो मुख्य बिंदु हैं उस पर थोड़ा नज़र डालते हैं। प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने पर पारंपरिक तरीका पर्याप्त नहीं है। यदि 2021 तक लागू जलवायु नीतियों के आधार पर बनाया जाए तो 2040 तक पर्यावरण में प्लास्टिक अपशिष्ट सूक्ष्म इनके प्रवेश में 50% की वृद्धि होगी। विश्व स्तर पर शीघ्र, कठोर और समन्वित नीतिगत कार्रवाई करके 2040 तक प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन में बेसलाइन यानी भविष्य के लिए अनुमान की तुलना में 1/4 तक कमी की जा सकती है। ऐसी नीतिगत कार्रवाइयों पर वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 0.5% तक खर्च करना होगा। प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए की गई कुछ सिफारिशें, तो इसमें उत्पादन और मांग पर अंकुश लगाना, इसमें प्लास्टिक उत्पादनों के उत्पादन में मांग नियंत्रण करके इन्हें संधारणीय स्तर पर लाया जाना चाहिए। इसके लिए जिस प्लास्टिक का उत्पादन का उपयोग टाला जा सकता है उन पर कर लगाया जाना चाहिए और उनका उपयोग प्रतिबंधित करना चाहिए। दूसरा, चक्रीय उपयोग प्रणाली विकसित करना। प्लास्टिक उत्पादनों प्रक्रिया में अपशिष्ट प्लास्टिक के उपयोग को बढ़ावा देकर अधिक चक्रीय व्यवस्था अपनाई जानी चाहिए। इसके लिए इको डिज़ाइन मानदंड और उत्पादों के पुनः उपयोग पर मानकों को अपनाया जाना चाहिए। पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना चाहिए। तो इसमें किसी तरह के अपशिष्ट सामग्री उत्पन्न ना हो, इसके लिए प्लास्टिक अपशिष्टों को उनके प्रकार के अनुसार अलग अलग संग्रहित करने और उनकी छटाई करके उनका पुनर्चक्रण करना चाहिए। इसके लिए विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व जैसे प्रावधान भी किए जाने चाहिए। अपशिष्ट को पर्यावरण में प्रवेश करने से रोकने, प्लास्टिक अपशिष्ट को पर्यावरण से रोकने और पहुंचने से रोकने के लिए उसके प्रभावी तरीके से उसका संग्रह और उसका निपटान करना चाहिए। प्लास्टिक प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम हैं। तो इसमें प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2022 में विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व को अनिवार्य बनाया गया है। भारत के कुछ सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी उसको बैन कर दिया गया है। और स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर अंकुश लगाने और प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रभावी प्रबंधन के बारे में जागरूकता भी फैलाई जा रही है सरकार के द्वारा। हमारा अगला आर्टिकल है, अभी इजरायली बस्तियों की निंदा करने वाला एक संयुक्त राष्ट्र का संकल्प आया है। उसमें भारत ने इजराइल के खिलाफ वोट किया है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। भारत ने इजराइल की बस्तियों द्वारा फिलिस्तीन में की जाने वाले हिंसक गतिविधियों की निंदा करने वाले प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र संकल्प का समर्थन किया है।
संयुक्त राष्ट्र का यह मसौदा संकल्प बहुमत से पारित हुआ। इसका शीर्षक है पूर्वी यरूशलेम सहित अधिकृत फिलिस्तीन क्षेत्र और अधिकृत जो सीरिया का जो गोलान हाइट का एरिया है उसमें इजराइल की बस्तियों के बारे में, जो उसने अपना यरूशलेम वाले एरिया में अपने बीच बीच में बस्तियां बसा रखी हैं इजराइल ने, और जो सीरिया का गोलान हाइट वाला एरिया है उसमें भी अपनी बस्तियां बसा रखी हैं, उसके खिलाफ आया था, तो उसके बारे में ही है। कुल 145 देशों, इसमें चीन, फ्रांस, जापान और रूस सहित ने इन संकल्प का समर्थन किया। साथ ही इसमें 7 देश यानी अमेरिका, कनाडा सहित और इजराइल खुद ने इसका विरोध में इसे वोट किया है। ये संकल्प इस बात की पुष्टि करता है कि अधिकृत फिलिस्तीनी क्षेत्र में इजरायली बस्तियां अवैध हैं। साथ ही ये बस्तियां फिलिस्तीनी क्षेत्र में शांति और आर्थिक और सामाजिक विकास में बाधक भी हैं। इससे पहले भारत ने इजराइल फिलिस्तीन संकट पर संयुक्त राष्ट्र संघ के एक संकल्प पत्र मतदान में भाग नहीं लिया था, यानी अब्सटेन किया था। इस संकल्प में मानवीय आधार पर तत्काल स्थायी तौर पर निरंतर संघर्ष विराम के लिए आह्वान किया गया था। अगला आर्टिकल है बेन गुरियन नहर परियोजना के बारे में, तो आइए देख लेते हैं। तो बेन गुरियन ये परियोजना लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने की परियोजना है, जो स्वेज नहर परियोजना। इस स्वेज नहर का एक विकल्प प्रदान करने की परिकल्पना इसके तहत बेन गुरियन नहर परियोजना के तहत की गई है। तो आइए इसको मैप में देख लेते। ये रेड सी है और ये मेडिटेरियन सी है, और ये स्वेज नहर, स्वेज कनाल ये निकली है यहाँ से, तो ये मुहम्मद सागर है, और ये है रेड सी, इसको जोड़ती है, यहीं से सारा व्यापार आदान प्रदान होता है। अब इसके विकल्प के रूप में इजराइल के रेगिस्तान एरिया से निकलकर एक बेन गुरियन नहर परियोजना लाने की योजना बनाई जा रही है। ये यहाँ से और अकाबा की खाड़ी से होते हुए इधर से हिंद महासागर में आएगी। तो इसके अब आइए इसको मैप में देख लिए, अब इसके बारे में देख लेते हैं। ये अकाबा की खाड़ी के सिरे से लेकर पूर्वी भूमध्य सागर तट पर एक नहर बनाने की इसमें परियोजना बनाई गई है। ये नहर इजराइल नियंत्रित जो नेगेव रेगिस्तान से होकर गुजरेगी। इस नहर की परिकल्पना सबसे पहले 1960 के दशक में की गई थी। यदि यह परियोजना को पूरी हो जाती है तो यूरोप और एशिया के बीच सबसे छोटे जलमार्ग पर मिस्र में का एकाधिकार जो है उसको समाप्त करके एक वैश्विक समुद्री पोत परिवहन मुख्यतः व्यापार के मामले में एक नया रूप प्रदान करेगी। इसके लिए इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं। तो इसमें यह अत्यंत जटिल और महंगी परियोजना है, क्योंकि इसमें जो लैंड का एरिया है वो बहुत ज़्यादा है और उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब खर्च होगा अगर वो बनेगी तो। इस क्षेत्र की भौगोलिक संरचना और स्थलाकृति के कारण इसमें बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। हमारा अगला आर्टिकल है ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम के बारे में। तो GTRP 2.0 के तहत प्रस्तुत एक रिपोर्ट में बाघों की आबादी में 60% की कुल वृद्धि दर्शाई गई है। ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम के बारे में देख लेते हैं। तो ये 13 देशों की एक पहल है। इसका लक्ष्य 2022 तक वनों में बाघों की संख्या दुगनी करना था। इस पहल के फ्रेमवर्क 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग, ये रसिया में है, इसी की घोषणा पत्र के माध्यम से ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव के तहत विकसित हुआ था। 2022 में GTRP 2.0 लॉन्च किया गया था। इसे 2034 तक के लिए लॉन्च किया गया है। ये मानव वन्यजीव संघर्ष जैसी समकालीन चुनौतियों का समाधान करेगा और साथ ही टाइगर गवर्नेंस को मजबूत करने, संसाधनों और सुरक्षा को बढ़ाने आदि पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। हमारा अगला आर्टिकल है जीवतराम भगवान दास यानी JB कृपलानी साहब के बारे में। तो अभी 11 नवंबर को प्रधानमंत्री ने इनके जन्मदिन पर इनको याद किया, तो तभी चर्चा में है। इनका जन्म 1888 में हुआ और ये 1982 में इनका देहांत हुआ। तो आइए देख लेते हैं। तो अभी 11 नवंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आचार्य JB कृपलानी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की उनको, तभी ये चर्चा में है। वे स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद, समाजवादी विचारक थे। इनका योगदान क्या है जो हम उसको देखते हैं।
तो ये स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के कार्यक्रमों में भी भाग लिया। उन्होंने 1921 में कांग्रेस के सभी आंदोलनों में भाग लेना शुरू कर दिया था और वे 1946 में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। ब्रिटेन से भारत को सत्ता हस्तांतरण तक कांग्रेस का नेतृत्व करते रहे थे वे। ये प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक भी थे। उन्होंने जब कुछ कांग्रेस से अनबन हो गई तो उन्होंने अपनी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना की थी। संविधान निर्माण की भूमिका में वे संविधान सभा के सदस्य भी थे और उन्हें मौलिक अधिकारों पर उप समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया था। एक गुजरात विद्यापीठ के अध्यापन के दौरान उन्हें आचार्य की उपाधि दी गई थी। इनका चित्रत मूल्य में तो इनके ये ईमानदारी, निस्वार्थ और साहस, सामाजिक न्याय, प्रतिष्ठा आदि इनके चरित्र और नैतिक मूल्यों में झलकती है। तो हमारे सारे आर्टिकल खत्म हो गए। वीडियो को एंड करते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।